खिदमत में हाजिर है। उर्दू खबरनामे का आगाज सुर्खियों के साथ। वादी कश्मीर में आज दूसरे दिन भी पाबंदियां रही नाफिज। इंटरनेट मोबाइल कॉलिंग सर्विस मुअत्तल। बहुत जल्द वादी में इंटरनेट खिदमात हो जाएंगी बहाल। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। टीवी अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला को आज नम आंखों से कहा गया अलविदा। आखिरी रस्मात की गई अदा। कुर्सी खाली करने से पहले सब कुछ बेच रही है भाजपा सरकार। पी चिदम्बरम का मरकजी सरकार पर तंज। शायर मनोहर राणा को लगा झटका। गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी खारिज। अस्पताल में भर्ती हुए राणा। कोरोना से मौत पर मुआवजा देने की पॉलिसी न बनाने पर सरकार का मरकजी सरकार को जबरदस्त फटकार। जब तक सरकार कुछ करेगी कोरोना की तीसरी लहर भी जा चुकी होगी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से पीएम मोदी का खिताब। रूस भारत का रिश्ता एतबार पर कायम। मोदी हुकूमत जिनके पास नौकरी है उनसे भी छीनने में लगी हुई है। राहुल गांधी का बयान। और पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश को कामयाबी के साथ बनाया गया नाकाम। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। वादी कश्मीर में आज दूसरे रोज भी मुकम्मल पाबंदियां आयद रही, जिस दौरान ना ही इंटरनेट की खदमात बहाल हो सकी और ना ही बारामूला बानिहाल रेल सर्विस। इंटरनेट के साथ कॉलिंग खदमात भी जुमा के पेश नज़र एहतियाती तौर पर वादी के बेशतर अजला में मुअत्तल रखी गई। इस दौरान जगह जगह सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि कई हसास मकामात पर फोर्सेस की जानिब से सड़कों को खारदार तार से बंद किया गया। पूछताछ के बाद ही इमरजेंसी सूरत हाल में आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। ताहम आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा था कि दोपहर बाद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही मोबाइल कॉलिंग सर्विस बहाल करने का फैसला लिया जा सकता है। दोपहर का वक्त गुजर चुका है, शाम के 4 बज रहे हैं। अभी तक के इंतजामिया की जानिब से कोई फैसला इस हवाले से नहीं सामने आया है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी आज दूसरे रोज वादी की तरफ जाने वाली किसी भी गाड़ी को इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों गाड़ियां और मुसाफिर दरमांदा है। इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के साथ ग्राउंड जीरो से सैयद रऊफ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। सैयद रऊफ, क्या कुछ तफसीलात हैं? आईजीपी कश्मीर ने कहा था कि दोपहर के बाद ऐलान हो सकता है कॉलिंग सर्विस की बहाली का, लेकिन अब तक क्या कुछ इस सिलसिले में अपडेट है? ज़मीनी सूरत हाल क्या है? देखिए, जुम्मा था और जुम्मा के पेश नज़र ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला कि आज सख्त पाबंदियां लगा दी गई थी। कल के मुकाबले में आज ज़्यादा पाबंदियां थी और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को सड़कों पे तैनात किया गया था। खारदार तारे लगाई थी बेशतर इलाकों में। अगर हम शहर खास की बात करें, डाउनटाउन के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, हर एक अजला से इस तरह की खबरें आ रही है। और यहाँ पे बेशतर मसाजिद में आज जुम्मा की नमाज नहीं हो सकी। थोड़ी बहुत जो नमाज अदा की गई है वो मोहल्ला जो मसाजिद होते हैं वहाँ पर नमाज अदा की गई है। और सूरत हाल अभी पुरअमन है, कहीं से भी किसी खुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं सामने आ रही है। आईजीपी कश्मीर का कहना था कि नमाज के बाद सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कॉलिंग सर्विस को खोलने का, क्योंकि कॉलिंग के हवाले से सरकार इस वजह से संजीदा है क्योंकि बाहर के जो यहाँ पे टूरिस्ट है वो फंसे पड़े हैं, उनके लिए भी परेशानी है। और अस्पतालों में जो लोग काफ़ी जो लोग हैं उस वजह से भी परेशानी है क्योंकि उनको घर वालों के साथ रब्ता नहीं हो रहा है पिछले 2 दिन से। तो सरकार कॉलिंग के हवाले से, कॉलिंग सर्विस को खोलने के हवाले से संजीदा है। तो अभी तक तो कोई फैसला वैसे नहीं आया है, मगर आईजीपी कश्मीर और जो डीजीपी ने कहा था कि हालात को देखकर ही फैसला लिया जा सकता है। अब नमाज के बाद तो बेशतर इलाकों में सूरत हाल बेहतर ही रही है, कहीं किसी इलाके से कोई किसी वाक़े की कोई खबर नहीं है। तो अब सरकार जो है रिव्यू ले रही है इस हवाले से। तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा क्या कॉलिंग सर्विस को खोल दिया जाएगा या नहीं।
सैयद रऊफ, अभी अब से कुछ देर पहले करीब दोपहर का वक्त हो रहा था जब डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से कहा गया कि 2 दिनों से सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है, कहीं भी कोई ऐसा नागहानी वाक़या पेश नहीं आया है। आईजीपी ने कहा कि दोपहर के बाद एनालाइज करके बाज़ाब्ता तौर पर कॉलिंग सर्विस बहाल कर दी जाएगी और इंटरनेट को लेकर भी बयान आया है सामने इंतजामिया का कि बहुत जल्द इंटरनेट की खिदमत भी बहाल की जाएंगी। कॉलिंग सर्विस को बहाल करने में या इंटरनेट को बहाल करने में जब ये दावा किया जा रहा है कि ज़मीनी सूरत हाल सही है, कहीं कोई वाक़या पेश नहीं आया, तो फिर रुकावट कौन सी चीज़ हो सकती है? देखिए रहमत, नमाज का था, नमाज का मामला था, क्योंकि जुम्मा था और जुम्मा के पेश नज़र अगर मसाजिद में लोग जाते तो कहीं ना कहीं कोई एहतजाज भी हो सकता था। अब जब नमाज पे पाबंदी लगा दी गई है बेशतर मसाजिद में, चाहे हम टाउन्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें, शहर खास की बात करें, सिविल लाइन्स एरिया की बात करें, तो बेशतर मसाजिद में आज जुम्मा की नमाज न हो सकी, जिसकी वजह से हालात जो है वो हम कह सकते हैं बेहतर ही है। अभी मैंने कहा कि इस हवाले से रिव्यू चल रहा है, मीटिंग में दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा कि कॉलिंग सर्विस के हवाले से, क्योंकि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी कई जो है पुलिस इंतज़ामिया से कहा कि कॉलिंग सर्विस के हवाले से कोई फ़ैसला लिया जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बाहर फंसे पड़े हैं उनको भी मुश्किलात है। क्योंकि देहरादून से अभी मुझे भी कुछ टेलीफोन कॉल्स आई है जिन्होंने कहा कि हमें अपने घर वालों तक मैसेज भेजने कि हम ठीक है यहाँ पे, तो बाहर के लोग यहाँ पे टूरिस्ट जो है फंसे पड़े हैं, उनका भी राब्ता नहीं हो सका अपने घर वालों के साथ या अपने लवाकी के साथ। तो ये मामला को देखकर सरकार कई इस हवाले से संजीदा है कि कॉलिंग सर्विस को ही फिलहाल खोल दे, इस पर ही कोई बातचीत। जैसे कि इंटरनेट के हवाले से अगरचे डीजीपी का बयान आया है, मगर ऐसा नहीं लग रहा कि आज के दिन में या शाम देर तक इंटरनेट के हवाले से कोई खबर आ सकती है फिलहाल। मगर कॉलिंग के हवाले से खबर आ सकती है कि कॉलिंग सर्विस को खोल दिया, क्योंकि यहाँ बीएसएनएल जो है वो सर्विस चल रही है, पोस्ट पेड बीएसएनएल, और कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बीएसएनएल। और अब सरकार ने जिस तरह अब जो मुख्तलिफ दफातर में जो लाइनें लगा के रखी है जहाँ से आप जा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मगर पहुँचना मुश्किल है। क्योंकि अगर हम शहर की बात करें, सिविल लाइन्स की बात करें, जो ही कोई अगर हैदरपोरा या लाल चौक की तरफ से लोग जाते हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे पूछा जाता है कहाँ पर जाना है, क्यों जाना है। बीमारों को अगर अस्पताल जाना है तो अलग से उनके लिए रूट रखे गए हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना भी बड़ा दुश्वार हो रहा है लोगों को। तो इस वजह से कॉलिंग सर्विस के हवाले से सरकार फैसला ले सकती है आने वाले कुछ वक्त में, मगर इंटरनेट के हवाले से अभी ऐसी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है। सैयद रऊफ, ऐसे में क्या जो सरकारी गैर सरकारी प्रोजेक्ट, तरक्याती प्रोजेक्ट हैं, वहाँ काम जो हो रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है, डेली वेजर जो होते हैं जो काम करते हैं, क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ पिछले 24 या 48 घंटों में देखने को मिली है? क्या इसकी इजाज़त रही है? दोबारा से आप सवाल दोहराएंगे? मैं कह रहा हूं कि ये पब्लिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं, खासतौर से सरकारी और गैर सरकारी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो या डेलीवेजर का मामला हो, क्या इस तरह के लोगों को काम करने दिया गया है? इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है या फिर 2 दिनों से रोका गया इस तरह? कंप्लीट बंद है, क्योंकि अगर हम सरकारी दफातरों की बात करें, कल के दिन में भी अटेंडेंस नहीं पाई गई है सरकारी दफातर में, आज भी वैसी सूरत हाल रही है। जो बैंक है, बैंक के मुलाजिम भी बैंक ना आ सके हैं, पूरी तरह बंद है। यहाँ का मजदूर, दिहाड़ी मजदूर या कारोबारी हो या मुलाजिम हो, सब अपने घरों में ही है, किसी को आगे आने की इजाज़त नहीं है, मुकम्मल तौर बंद रहा है। और आज मैंने पहले ही कहा कि कल के हवाले से बात करें तो आज ज़्यादा ही बंदिशें लगा दी गई है। आज गली कोचे जो नुक्कड़ है उन पर खारदार तारें लगाई गई थी, सिक्योरिटी की ज़्यादा नफरी जो तैनात थी। अब सरकार शाम देर तक फैसला ले सकती है क्या कल के दिन में ईज आउट किया जाएगा या नहीं। इस हवाले से कोई बात सरकारी तौर पे कोई बात अभी सामने नहीं आई है, मगर ऐसा नहीं लग रहा है कि क्योंकि कल तीसरा दिन है सईद अली शाह गिलानी के हवाले से अगर बात करें तो कल भी पॉसिबल नहीं है। जिस तरह लग रहा है, माहौल जिस तरह बना हुआ है कि कल भी कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी, इसी तरह की बंदिशें रह सकती है कल के दिन के हवाले से भी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद रऊफ, तफसीलात फराम करने के लिए। ग्राउंड ज़ीरो पर जो सिचुएशन है उस हवाले से तफसीलात फराम कर रहे थे सैयद रऊफ। बता रहे थे कि आज शाम तक के कॉलिंग की सर्विस पर फैसला इंतजामिया लेकर के कॉलिंग की सर्विस को बहाल कर सकती है। अलबत्ता इंटरनेट की खदमात मुमकिन है कि 24 घंटे या 18 घंटे और सस्पेंड रह सकती है। तो इंतजामिया की तरफ से दावे अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल जो है वो ये है कि मुकम्मल तौर पर जम वादी कश्मीर में बंदिशें हैं और इन बंदिशों में 48 घंटे गुजर गए हैं। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर वज़ीर आज़म के हवाले से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 6ठे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि तेज़ी के साथ प्रोजेक्ट पर काम करना ईस्टर्न पॉलिसी का एक कारआमद हिस्सा है, जिसकी वजह से भारत और रूस के ताल्लुकात मज़ीद गहरे हुए हैं। I am delighted to address
the Eastern Economic Forum and thank President Putin for this honor. Friends, in Indian history and civilization, the word Sangam has a special meaning. It means confluence or coming together of rivers, people, or ideas. In my view, Vladivostok is truly a Sangam of Eurasia and the Pacific. I applaud President Putin's vision for the development of the Russian Far East. India will be a reliable partner for Russia in realizing this vision. In 2019, when I had visited Vladivostok to attend the forum, I had announced India's commitment to an Act Far East policy. This policy is an important part of our special and privileged strategic partnership with Russia. Excellency, President Putin, I remember our detailed conversation during the boat ride from Vladivostok to Zvezda during my visit in 2019. You had shown me the modern shipbuilding facility at Zvezda and had expressed the hope that India would participate in this great enterprise. Today, I am delighted that one of India's biggest shipyards, Mazgaon Docks Limited, will partner with Zvezda for construction of some of the most important commercial ships in the world. India and Russia are partners in space exploration through the उधर साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरकजी सरकार फैसले लेने से पहले सलाह मशवरा नहीं करती, न ही पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने दिया जाता है और न ही बहस की जाती है। मुल्क की मईशत रोज़ अफसों ख़राब होती चली जा रही है और हुकूमत की ये पॉलिसी है कि वो कुर्सी खाली करने से पहले अवामी असासे और सरकारी कौमी असासे को पब्लिक हाथों में, प्राइवेट हाथ के हाथों में, चंद दोस्तों के हाथों में दे करके और चंद दोस्तों के हाथों बेच करके वो अपनी कुर्सी खाली करने वाले। Most important question is nobody was consulted on this policy. They did not float a consultation paper. They did not invite the trade unions for a discussion. They did not invite political parties for a discussion. This was not announced in Parliament. There is no debate in Parliament. And taken from me, there will never be a debate in Parliament. They will not allow a debate in Parliament. Just as they did not allow a debate in Parliament on the farm laws, on Pegasus, they will not allow a debate in Parliament. Shut out a debate in Parliament. The government doesn't answer questions. The Prime Minister never addresses a press conference. He loves you so much that he doesn't want to meet you. For 7 years he has not met you. He must be the only chief executive in the whole world who has never met the press in 7 years, and he will not meet you for the remaining 3 years either. The finance minister doesn't answer questions. She makes unilateral statements. I have raised 20 questions. I'm raising the questions before you, and I want you to raise these questions and demand answers. These questions are vital questions. There are no objectives, there are no criteria. What is the valued asset that will come back to you after 40, 50 years? I have suggested that the depreciation must go into a depreciation reserve account. And the money should be used only to maintain and upgrade an improved asset. Otherwise, there will be asset stripping.
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज मरकजी सरकार को एक ज़बरदस्त फटकार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना से होने वाली अमवात और उस पर सरकार की तरफ से मुआवजा देने के लिए सरकार को एक पॉलिसी वज़ा करने को कहा था, लेकिन सरकार इसमें अभी तक नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। मुल्क भर में कोविड-19 के सबब जान गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा फराहम करने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की पॉलिसी वज़ा करने के फैसले पर अमल दरामद न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के तय नाखुशी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वह 11 सितंबर तक हर हाल में रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच ने कहा कि हमने आपको काफ़ी पहले इस हवाले से हुक्म दिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया है। अदालत उस्मा ने कहा कि अब तो तीसरी लहर का खतरा दिन ब दिन सर पर मंडलाने लगा है। अदालत ने कहा कि कोविड के सबब जान गंवाने वालों के लवाहिकीन को मुआवजा फराहम करने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला 30 जून को दिया गया था, लेकिन इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सकी है। अदालत ने कहा कि इस तरह तो तीसरी लहर भी ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत की पॉलिसी तैयार नहीं हो पाएगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि हमें अफसोस है कि हम हल्फनामा दाखिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अदालत 10 दिनों की मोहलत फराहम करे, क्योंकि हुकूमत इस मामले पर लगातार माहिरीन से तबादला ख्याल कर रही है। तहम अदालत ने इस मुतालबे को नामंजूर कर दिया और 11 सितंबर तक उठाए गए इक़दाम की इत्तला फराहम करने की हिदायत दी है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एक अहम फैसले में कहा था कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उनके अहल खाना को हुकूमत मुआवजा फराहम करे। हुकूमत खुद तय करे कि ये मुआवजा कितना होना चाहिए। ताहम अदालत उस्मा ने यह भी कहा कि कोरोना से होने वाली अमवात पर 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इधर महंगाई अपने शवा पर है और इसके लिए आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव ने बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि कल जब सरकार में भाजपा नहीं थी तब महंगाई इन्हें डाइन लगती थी, लेकिन आज जब बिहार से दिल्ली तक सरकार में भाजपा है तब भाजपा वालों को महंगाई डाइन नहीं बल्कि महबूबा लगने लगी है। नहीं, देखिए, पहले तो महंगाई जो है बीजेपी के लोगों को डाइन नज़र आती थी और ये लोग वादा किए थे कि महंगाई जो है सत्ता में आने के बाद जो है कम कर देंगे, लेकिन अब महंगाई जो है डाइन नहीं, इनको महबूबा नज़र आ रही है। अब आप देखिएगा, चाहे खाने पीने की सामग्री हो, खाना बनाना हो, खाने का सामान खरीदना हो या गैस हो, हर एक चीज़ का दाम जो है बढ़ता ही जा रहा है, आसमान छूता जा रहा है, लेकिन सरकार जो है इस पर कुछ नहीं कर पा रही। महंगाई को लेकर के जनता जो है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, गरीब परिवार हो, पूरे देश के लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जनता की इनको नहीं पड़ी है। इनको जो है अब महंगाई जो है पूरी तरीके से महबूबा नज़र आ रही है और जो कुछ लोग हैं उनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। देश की जनता जो है महंगाई से मर रही है, लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई सरकार जो है नहीं कर रही। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन मरकजी सरकार पर सरकारी असासों को प्राइवेट हाथों में देने के फैसले पर सख्त तबसरा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार मुल्क की बरसों की बनाई हुई प्रॉपर्टी कीमती असासों प्राइवेट हाथों में देकर एक बड़ा चैलेंज मुल्क के सामने खड़ा करने जा रही है। तो सुरक्षा के लिए हमारी जरूरी है। हमारे अगर कल को वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, तो हमारी आर्मी की मूवमेंट कैसे होगी? हमारी आर्मी की मूवमेंट ज्यादातर ट्रेन से होगी। अगर वही रेलवे ट्रैक्स प्राइवेटाइज हो जाए और अगर नेशनल हाईवेज के स्ट्रैटेजिक रोड्स अगर प्राइवेटाइज हो जाए और उन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर आप विदेशी पैसा भी उसके अंदर लग सकता है, तो क्या ये सही है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर की इस प्रकार की स्ट्रैटेजिक चीजें, इस प्रकार की देश की सामरिक महत्व की चीजें, सुरक्षा की हिसाब से जरूरी चीजों को आप लोग विदेशी ताकतों के हाथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बेच दें? ये कहां की राष्ट्रीय प्रेम है? ये कहां का नेशनलिज्म है कि आप जो सबसे ज्यादा जरूरत, भगवान ना करे युद्ध अगर कभी हो जाए, सैनिकों की मूवमेंट को रोकने का सबसे आसान तरीका किसी भी विदेशी ताकत का ये हो सकता है कि सीधे के सीधे इस वक्त मेगा सेल के अंदर थोड़े से पैसे फालतू दे करके आप उसको खरीद लो और उसके बाद में उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाओ, और जब भी कभी ऐसे युद्ध का समय आ जाए तो उस वक्त आप इस चीज को रोक लो। कांग्रेस ने कभी भी इस वजह से अपने समय के ऊपर इस तरीके की सामरिक महत्व की चीजें, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजों को कभी भी हमने सेल पे नहीं लगाया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से पाइपलाइन, जो गैस की पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है।
कल को इसी प्रकार की कोई जरूरत के समय के ऊपर अगर इसमें भी कोई विदेशी ताकतें पूंजी लगा करके इसको खरीद लें तो कौन इन सब चीजों की जरूरत पड़ने के ऊपर, युद्ध या कोई और जरूरत पड़ने की समय के ऊपर हमारे देश की रक्षा करेगा, ये इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। कुछ चंद अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन सब चीजों को भी इन लोगों ने सेल में लगा दिया है। फिर रोजगार की सुरक्षा, हमेशा कभी भी प्राइवेट जहां पर चलती हुई कोई भी प्राइवेट जगह होती है उसमें पहले यूनियन से बात किया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनको बताया जाता है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, कोई बेरोजगार नहीं होगा, और साथ के साथ में यह भी ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से वहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी सबकी रिजर्वेशन का, नौकरियों का सबसे बड़ा एक तरीका हमारी ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सरकारी नौकरियां होती हैं। तो जब ये एक पूरी मेगा सेल लगा करके इस तरीके से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो ये बेचने का काम कर रहे हैं, ये हमारे देश के अंदर इस प्रकार से जिन लोगों को नौकरियां आराम से इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के माध्यम से मिलती थी, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रहार है, हम लोग ये कहना चाहते हैं। और इसलिए भी हम लोग इसका टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का ज़बरदस्त मुजाहरा देखने को मिल रहा है। अब तक भारत के हिस्से में 2 गोल्ड मेडल समेत कुल 12 मेडल आ चुके हैं और मज़ीद आने के इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो खिलाड़ी लौटकर वतन वापस पहुंचे हैं उन्हें सरकार की तरफ से एजाज़ से नवाजा गया है। भारतीय पैरा ओलंपिक एथलीट्स का, जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, यहाँ पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं देख रहा था न केवल आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, बल्कि जो मीडिया के मित्र हमें आपसे कवर करने आए हैं, जैसे ही शरद का, सुमित का गोल्ड मेडल देखा तो एक चमक उनके चेहरे पर भी थी, और जैसे ही देवेंद्र जजारिया और योगेश और शरद के मेडल्स को भी देखा तो दोनों के सिल्वर्स को देखते भी देवेंद्र के और योगेश के, तो मुझे लगता है वो चमक ये केवल मेडल्स तक सीमित नहीं। ये जो आपने अभी बातें कुछ मुझसे साझा की कि किस तरह से आप एक मनोबल के साथ, एक हाई स्पिरिट्स के साथ, पूरे विश्वास के साथ टोक्यो पैरालंपिक्स में खेलने गए, और मैं उसकी कहानी आपसे समझ रहा था क्यों इस पर मनोबल इतना बड़ा था। एक तो पिछले 4 वर्षों में जो आपने मेहनत की है वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, सरकार का सहयोग आपकी ट्रेनिंग में जो हो पाया, आपने कहा वो एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिला। तीसरा, जाने से पहले जब देश के प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं तो उसमें भी आपके उत्साह में और जोश में। अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान आज मुतवक्को था बाद नमाज जुमा, लेकिन इजलास के बाद यह तय किया गया कि 1 हफ्ते के लिए इस फैसले को मौखर किया जाए। अब अगले हफ्ते तालिबान के इक़्तिदार की तस्वीर सामने आएगी और अगले हफ्ते जुमा के दिन मुमकिन है कि तालिबान नई हुकूमत का ऐलान करे। और इसमें जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि मुल्ला बरादर को सब कुछ बनाया जा सकता है। हैबतुल्लाह अखवंज़ादा को सुप्रीम लीडर बनाने की कोई खबरें कहीं से नहीं मिल रही है। खबर यह है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही सदर की जिम्मेदारी संभालेंगे और सदारत की कुर्सी ही सबसे बड़ी कुर्सी होगी। इस बीच हैबतुल्लाह अखवंज़ादा के हवाले से खबर मिल रही है कि वो मजहबी उमूर और गवर्नेंस के मसले पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गानिस्तान से आज जो खबर मिली है उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में कतर की तरफ से इमदाद पहुँच चुका है। चीन भी अपनी तौर पर इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। बरतानिया ने भी कोशिश की है कि वो भी हाथ बढ़ाया है सपोर्ट के लिए, मदद के लिए। कई ममालिक और हैं, रूस की तरफ से भी, और यूरोपियन ममालिक ने भी इमदाद के साथ साथ ताउन करने की यकीन दहानी कराई है। तो अब 1 हफ्ते बाद अफगानिस्तान में नए इख्तिदार का ऐलान सामने आएगा। लेकिन अफगानिस्तान का एक सूबा ऐसा भी है जहां पर अभी भी तालिबान को सख्त मुशक्कत या जद्दोजहद का सामना है, और वो है पंजशीर। पंजशीर में अभी भी तालिबान का मुज़ाहमती फोर्सेस से सामना है। और ये तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर है, ये ताज़ा तरीन तस्वीर है जो आज अब से कुछ देर पहले मुज़ाहमती फोर्सेस की जानिब से आई है, जो तालिबान को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो तालिबान
पंजशीर को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे। अफगानिस्तान के वादी पंजशीर में तालिबान और अहमद मसूद की मज़ाहमती फोर्स के दरमियान लड़ाई जारी है और दोनों जानिब से एक दूसरे को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मकामी मुसल्लह गिरोह से मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें मुखालिफिन को भारी नुकसान हुआ है। जंगजुओं ने पंजशीर में दाखिल होकर मुतअद्दिद इलाकों पर कब्जा कर लिया है, ये तालिबान का दावा है। दूसरी जानिब मज़ाहमती तहरीक के तर्जुमान ने दावा किया है कि तमाम दर्रों और दाखिली रास्तों पर उनका कब्जा है और वादी के दाखिली इलाके ज़िला शुतुल में कब्जे के लिए तालिबान की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। इसी के साथ उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।